ब्रिटेन के इतिहास के अंतर्गत आज हम बात करेंगे नवीन टोरीवाद के विषय में। पृष्ठभूमि देख लेते हैं। नवीन टोरीवाद का प्रतिपादक बेंजामिन डिज़रेली को स्वीकार किया जाता है। रॉबर्ट पील, जो कि अनुदार दल का नेता था, अनाज नियमों की समाप्ति के प्रश्न पर उसका मतभेद अपने दल के अन्य सदस्यों के साथ हो गया था। कुछ सदस्य संरक्षण के पक्ष में थे। इस तरह अनुदार दल दो भागों में इस प्रश्न पर बंट गया। अनाज अधिनियम था, आप उससे परिचित होंगे। अनाज अधिनियम के अंतर्गत विदेशी जो अनाज इंग्लैंड में आता था उस पर कर लगाया जाता था और देश के भीतर भी उसके दरें अनाज की तय कर दी गई थी। उस दर के आधार पर ही बिक्री हो सकती थी और उससे अधिक या कम होने पर उस पर कर की व्यवस्था बनाई गई थी। तो ये अनाज अधिनियम था, अनाज का संरक्षण अधिनियम। तो अनाज के संरक्षण के पक्ष में एक वर्ग था और एक वर्ग था जो इसे हटाना चाहता था। तो एक वर्ग पील का समर्थक रहा, पील के अनुयायी कहलाए लोग, और दूसरा दल जो था वो संरक्षण के पक्ष में था। इसका नेतृत्व बेंजामिन डिज़रेली कर रहा था। इस हेतु उसने अपने दल के भीतर जब दो भाग हो गए तो इसने एक पृथक दल का निर्माण किया और उसका नाम इसने दिया तरुण इंग्लैंड दल। तरुण इंग्लैंड दल के सिद्धांतों और कार्यक्रमों को ही नवीन टोरीवाद के नाम से पुकारा जाता है। यह दल आधुनिक इंग्लैंड के जनतंत्रीय अनुदार दल का पूर्वगामी नाम कहा जा सकता है। तो स्पष्ट होगा आपको कि अनाज कानून को लेकर कि उसको रद्द किया जाए अथवा उसे संरक्षित किया जाए, स्वीकार किया जाए, इस पक्ष में अनुदार दल में कंजर्वेटिव जो पार्टी थी, टोरी पार्टी थी, उसमें दो गुट हो गए थे। एक गुट का नेतृत्व पील कर रहा था और उसका विरोध डिज़रेली कर रहा था। इस हेतु उसने तरुण इंग्लैंड दल का निर्माण किया था और उसी के जो सिद्धांत थे, वो सिद्धांत, वह सोच, यही नवीन टोरीवाद के नाम से अथवा नौ टोरीवाद के नाम से जाना जाता है। नवीन टोरीवाद से अभिप्राय एक ऐसी विचारधारा से है जो ब्रिटिश राजतंत्र के सम्मान में वृद्धि करना चाहता था, ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा करना चाहता था एवं विस्तार तथा नागरिकों के सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों में विश्वास रखता था। तो ये नवीन टोरीवाद से अभिप्राय है। उसके सिद्धांतों के स्पष्टीकरण से आपको और यह विचारधारा स्पष्ट हो जाएगी। तीन उनके मूल सिद्धांत थे, आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। मोवेट के अनुसार 1842 में डिज़रेली पार्लियामेंट का सदस्य और पील का अनुयायी था। इनके कोटेशन से स्पष्ट हो रहा है कि पील का अनुयायी रहा था डिज़रेली। 1842 में डिज़रेली पार्लियामेंट का सदस्य और पील का अनुयायी था। पर जब स्वतंत्र व्यापार राजनीतिक क्षितिज पर दृष्टिगोचर होने लगा तब उसने इसका स्पष्ट रूप से विरोध किया। उस समय उसने पील का विरोध करने के लिए तरुण इंग्लैंड दल का निर्माण किया था। तो इसमें आगे चल के अन्य प्रकरण भी जुड़ते गए थे। जैसा हमने आपको बताया था कि प्रारंभ में अनाज कानून से इसकी शुरुआत हुई थी और स्वतंत्र व्यापार में और अन्य प्रकरण भी इसमें जुड़ते गए थे। रैमजे म्यूर के अनुसार तरुण इंग्लैंड दल, जिसका डिज़रेली संस्थापक था, इंग्लैंड की दशा में अत्यधिक इसने रुचि ली थी और वह आधुनिक इंग्लैंड के जनतंत्रीय अनुदार दल का पूर्वगामी था। अब हम देख लेंगे नवीन टोरीवाद के क्या सिद्धांत थे। आपसी मतभेद के कारण पील के समय से अनुदार दल की शक्ति क्षीण हो गई थी। अतः 1846 से लेकर 1874 तक अनुदार दल पुनः शक्ति प्राप्त नहीं कर सका। इस अवधि में डिज़रेली को उसको पुनर्संगठित करने का प्रयास करना पड़ा। उसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप उसके दल ने 1874 में मंत्रिमंडल का निर्माण किया। उसकी सफलता के पीछे नौ टोरीवाद जिम्मेदार था। डिज़रेली ने अपनी पुस्तकों सिबिल, कॉन्सिंग बी और टेनेंड में नवीन टोरीवाद के सिद्धांतों का विवरण दिया है। मोवेट के अनुसार ग्रामों में गृह उद्योग, फैक्ट्री अधिनियम और दलीय
संघर्षों का निपटारा करने वाले के रूप में राजा की स्थिति की सुरक्षा, ये उसका लक्ष्य था। नवीन टोरीवाद के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए इतिहासकार रैमजे म्यूर ने लिखा, डिज़रेली की नीति को 3 मुख्य उद्देश्यों ने निर्देशित किया। पहला उद्देश्य था उत्साहपूर्ण विदेश नीति के द्वारा संसार की आंखों में ब्रिटेन के सम्मान को ऊंचा उठाना। दूसरा था ब्रिटिश जनता को साम्राज्य पर गर्व करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा था राजनैतिक पुनर्संगठन के बजाय सामाजिक सुधार करना। तो ये 3 बातें स्पष्ट हो रही हैं। अब हम उनके सिद्धांतों को और स्पष्ट कर देते हैं। पहला था टोरीवाद, नव टोरीवाद या नवीन टोरीवाद के प्रमुख 3 सिद्धांत जिनके ऊपर आधारित करके इसने अपनी गृह और विदेश नीति का संचालन किया था। पहला है इंग्लैंड के प्राचीन राजतंत्र की सुरक्षा और उसके सम्मान में वृद्धि करना। नवीन टोरीवाद का यह प्रथम सिद्धांत था कि इंग्लैंड के राजतंत्र की प्रतिष्ठा एवं सम्मान में वृद्धि हो तथा वह पूरे विश्व में विख्यात हो जाए। इस लक्ष्य की सिद्धि हेतु प्रयास किए जाएं। तो ये पहला सिद्धांत था, इंग्लैंड के प्राचीन राजतंत्र जो प्राचीन था इंग्लैंड का, उसकी सुरक्षा करना और उसके सम्मान को बढ़ाना। दूसरा इनका सिद्धांत था इंग्लैंड के साम्राज्य की सुरक्षा तथा उसका विस्तार। जो साम्राज्य था, जो उपनिवेश थे, उनकी सुरक्षा करना और उनका विस्तार करना, ये दूसरा सिद्धांत था। पूरे विश्व में ये फैला हुआ था। आप सभी को ज्ञात है कि वो बड़े गर्व से कहा करते थे कि उनके साम्राज्य में या उनके राज्य में सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता। इतना विस्तृत था। अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सभी क्षेत्रों में इनका साम्राज्य फैला हुआ था। इंग्लैंड के तीसरी बात थी, तीसरा सिद्धांत था इंग्लैंड के नागरिकों के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में सुधार। ये गृह नीति से संबद्ध है। नवीन टोरीवाद के अंतर्गत इंग्लैंड में सामाजिक सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई तथा इस हेतु कार्य किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सामाजिक सुधार के अतिरिक्त धार्मिक सुधार भी किया गया या उस ओर भी ध्यान दिया गया था। तो सामाजिक और धार्मिक सुधार कहना ज़्यादा उपयुक्त है। तो ये 3 सिद्धांत थे। अब हम देख लेंगे नवीन टोरीवाद का कार्यक्रम किस तरह से इन सिद्धांतों पर आधारित होकर चला। डिज़रेली ने अनुदार दल के समक्ष जो कार्यक्रम रखा था वह था संविधान, साम्राज्य एवं सामाजिक सुधार। इस कार्यक्रम का अर्थ था संविधान को सुरक्षित रखना, साम्राज्य का विस्तार करना और जनता की सामाजिक दशा में सुधार करना। अनुदार दल के विरोधियों के द्वारा इस कार्यक्रम की आलोचना की गई। उनको उत्तर देते हुए डिज़रेली ने कहा था, यदि कार्यक्रम का अर्थ गिरजाघरों को लूटना और जमींदारों पर डाका डालने की योजना बनाना है तो मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे पास कोई कार्यक्रम नहीं है। यदि कार्यक्रम का अर्थ देश में प्रत्येक संस्था, प्रत्येक हित, प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक व्यवसाय पर आक्रमण करना या उनको खतरे में डालने की नीति है तो मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे पास कोई कार्यक्रम नहीं है। अनुदार दल का कार्यक्रम है देश की संविधान की रक्षा करना। संविधान की रक्षा को नवीन टोरीवाद के कार्यक्रम में क्यों स्वीकार किया गया था, इसको स्पष्ट करते हुए डिज़रेली ने कहा था कि प्राचीन और ज्ञात रूपों में राज्य एक ऐसा नवीन और अंतिम राक्षस बन गया है जिसमें राजा राजकीय सम्मान से रहित, लॉर्ड सभा कुलीन मनुष्य के गुणों से रहित और कॉमन्स सभा जनतंत्र स्वतंत्रता से रहित है। डिज़रेली के द्वारा नवीन टोरीवाद के प्रथम 2 सिद्धांतों, पहला सिद्धांत इंग्लैंड के प्राचीन राजतंत्र की सुरक्षा और उसके सम्मान में वृद्धि करना। संविधान की बात जो कही गई वो भी इसी से संबंधित था। इंग्लैंड के साम्राज्य की सुरक्षा तथा उसका विस्तार पर आधारित विदेश नीति का कार्यक्रम इसके द्वारा निश्चित किया गया। तो पहले जो सिद्धांत थे 2, ये दोनों संबंधित थे इंग्लैंड की विदेश नीति से। और नवीन टोरीवाद के तृतीय सिद्धांत इंग्लैंड के नागरिकों के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में सुधार को आधार बनाकर डिज़रेली ने अपनी गृह नीति सुनिश्चित की तथा विभिन्न सुधार संपादित किए। संविधान की बात उसने की जरूर, लेकिन
संवैधानिक सुधार इसके काल में नगण्य रहे या कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। इतना अवश्य था कि जिस समय ये प्रधानमंत्री नहीं था उस समय इसने सहयोग किया था। 1867 का जो एक्ट पारित हुआ था उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो इस तरह से संविधान की बात के लिए सीधे तौर पर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया, किंतु बाकी जो सिद्धांत हमने बताए, दो ऊपर के जो सिद्धांत थे, प्रथम और द्वितीय सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत उसकी विदेश नीति का संचालन करते हैं और शेष जो उसका तीसरा था वो गृह नीति से संबंधित है। संक्षिप्त में अगर आप विस्तार से इस पर देखना चाहते हो तो इन सिद्धांतों को देखकर हमने पूर्व में जो वीडियो बनाए हुए हैं, डिज़रायली की गृह नीति और डिज़रायली की विदेश नीति, इसका अवलोकन कर सकते हैं। संक्षेप में मैं इस पर चर्चा करूंगा क्योंकि ऑलरेडी इस पर दो वीडियो हमारे बन चुके हैं। उसका अवलोकन करके आप इन सिद्धांतों को लागू करके देख सकते हैं, किंतु मैं इशारा यहाँ पर करता हूँ। जैसे प्रथम सिद्धांत था सम्राट के सम्मान में वृद्धि करना, प्राचीन जो राजतंत्र था उसके सम्मान में वृद्धि करना, इसके लिए इसने कार्य किया था। भारत में 1876 में इसने शाही एक्ट पारित करवाया था। दिल्ली दरबार का इसने आयोजन कराया। लॉर्ड लिटन के काल में 1877 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा करवाई और रानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि इसने प्रदान कराई। ये सम्राट के सम्मान में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से कार्य किए गए थे। अन्य अवसरों पर भी इस तरह का प्रयास वो करता रहा। तो इससे आप देख सकते हैं कि उसकी विदेश नीति का ये जो भाग था वो सम्राट के सम्मान में वृद्धि करने के उद्देश्य से था। दूसरा जो उसका सिद्धांत था, जिसको हमने कहा आपको कि विदेश नीति में उसको लागू करके देख सकते हैं, वो इस प्रकार है कि साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार उसका लक्ष्य या उसका सिद्धांत था, नव टोरीवाद या नवीन टोरीवाद का। पहला हमने देख लिया सम्राट के सम्मान में वृद्धि, दूसरा हम देख रहे हैं साम्राज्य की सुरक्षा और उसके विस्तार के लिए उसने अपनी विदेश नीति में क्या कार्य किए। उसने स्वेज नहर के हिस्से प्राप्त किए, 50 लाख पाउंड उसने उसमें इन्वेस्ट किया था और स्वेज नहर का हिस्सा प्राप्त किया, जो आगे चलकर ब्रिटेन के लिए बड़ा सहयोगी हुआ और मिस्र पर अधिकार करने में उससे बड़ा सहयोग मिला। तो साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए कार्य किया। दक्षिण अफ्रीकी संघ उसने बनाया क्योंकि वहाँ विवाद की स्थितियाँ थीं, सुरक्षा के लिए कि साम्राज्य सुरक्षित रहे, अन्यथा विवाद की स्थितियाँ थीं, अलग अलग जनजातियाँ लड़ रही थीं, बोअर और जुलू एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे, तो उसने संघ बनाया। ये भी साम्राज्य की सुरक्षा से संबंधित था। फिजी पर उसने अधिकार किया जो साम्राज्य के विस्तार से संबंधित था। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने ध्यान दिया, तुर्की की रक्षा की नीति अपनाई। आपको स्पष्ट है, तुर्की की रक्षा वह इसलिए करना चाहता था कि यदि कोई तुर्की पर अधिकार कर ले, स्पष्ट रूप से कहें तो रूस लगातार तुर्की पर अभियान कर रहा था, और यदि वह तुर्की पर अधिकार कर लेता तो उससे भारतीय साम्राज्य को सीधे तौर पर खतरा था। इसलिए डिज़रायली की यह पॉलिसी रही, यह नीति रही कि वह तुर्की की रक्षा कर सके। तो यह भी साम्राज्य की सुरक्षा से संबंधित था। एशिया के अंग्रेज़ों के साम्राज्य की सुरक्षा के लिए वह तुर्की की रक्षा कर रहा था कि वह बफर स्टेट के रूप में कार्य करे और सीधे कोई शक्ति भारत पर अधिकार न कर सके, आक्रमण न कर सके या अपना व्यापार ही ज़्यादा न बढ़ा सके। तो इस साम्राज्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसने तुर्की की रक्षा का प्रयास किया और इसके लिए वह रूस को रोकने का प्रयास करता रहा। इसी उद्देश्य से उसने बर्लिन का सम्मेलन भी करवाया, दबाव डाला रूस पर, क्योंकि रूस ने तुर्की को परास्त कर लिया था 1877 के युद्ध में और सैन स्टेफनो की संधि से बहुत सारा लाभ उसने प्राप्त किया था। बल्गारिया के प्रकरण पर भी बृहद बल्गारिया का निर्माण हो गया था। तो इन सब पर विचार करने के लिए जो बर्लिन सम्मेलन हुआ वह भी साम्राज्य की सुरक्षा, तुर्की की रक्षा और रूस के प्रभाव को रोकने के लिए किया गया। तो ये भी साम्राज्य की सुरक्षा से संबंधित था। उसने जो अफ़गान युद्ध किए, अपना रेजिडेंट वहाँ पर रखा, जो वहाँ का शेर अली अमीर था, अमीर वहाँ के राजा को कहा जाता है, याकूब खां उसका पुत्र था, उसको याकूब खां को उसने अमीर बनाया। अंततः अफ़गान युद्ध वहाँ पर लड़ने पड़े।
अफ़गान युद्ध इसलिए वह लड़ रहा था कि भारतीय क्षेत्र में जो साम्राज्य स्थापित था उसकी वह सुरक्षा करना चाहता था। तो यहाँ पर भी साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तारवादी नीति कार्य कर रही थी। उसी विस्तारवादी नीति या साम्राज्य के विस्तार के दृष्टिकोण से ट्रांसवाल पर अधिकार किया गया, जुलू युद्ध किया गया, बोबरों के साथ संघर्ष किया गया, ये सभी साम्राज्य की सुरक्षा से संबंधित थे। इसी तरह से ये साम्राज्य की सुरक्षा और सम्राट के सम्मान में वृद्धि करना, ये दो जो सिद्धांत थे, इनके बारे में हमने संक्षिप्त चर्चा की। अब हम देख सकते हैं कि तीसरा जो उसका सिद्धांत था नवीन टोरीवाद का, सामाजिक और धार्मिक सुधार विषयक, इसमें गृह नीति को विस्तार से आप देख सकते हैं। जैसे स्कॉटिश चर्च पर उसने अधिनियम पारित किया, सार्वजनिक उपासना अधिनियम पारित किया, ये धर्म में सुधार के दृष्टिकोण से थे। समान पूजा पद्धति 1874 में सार्वजनिक उपासना अधिनियम के द्वारा लागू किया गया, तो ये धार्मिक सुधार किए। सामाजिक सुधार में आप देखें तो फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ, कारखाना अधिनियम विभिन्न अवसरों पर, इसमें मजदूरों की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया, उनको सुविधाएं दी गईं, बच्चों के काम के घंटे, कार्य की परिस्थितियां निश्चित की गईं, महिलाओं के लिए कार्य के घंटे निश्चित किए गए कि 56 घंटे सूती कारखानों में और बाकी कारखानों में 60 घंटे से अधिक सप्ताह में उनसे कार्य नहीं लिया जा सकता था। 4.5 घंटे से 5 घंटे तक अधिकतम महिलाओं से लगातार काम लिया जा सकता था। इस तरह के अधिनियम में प्रावधान किए गए, ये सामाजिक सुधार के थे। सार्वजनिक स्वास्थ्य की ओर सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम पारित किया गया। श्रमजीवी निवास अधिनियम पारित किया गया, जो विपरीत परिस्थितियों में मजदूरों को रहना पड़ता था, उनके लिए आवास की व्यवस्था कॉरपोरेशन के द्वारा किस तरह से किया जाए, उसके लिए प्रावधान तय किए गए। मालिक श्रमिक एक्ट पारित किया गया, उनके संबंधों को लेकर हड़ताल करने का अधिकार उनको दिया गया। हड़ताल के लिए वो प्रचार भी कर सकते थे शांतिपूर्ण तरीके से। भूमि घेराबंदी अधिनियम आप देखें, यहाँ पर भी ये सुधार किए गए। जहाज अधिनियम भी उसके द्वारा पारित किया गया था। तो गृह नीति, पूरी गृह नीति का अवलोकन आप करें तो स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक सुधार को उसने लक्ष्य रखा, धार्मिक सुधार को उसने लक्ष्य रखा। तो 3 जो उसके मुख्य सिद्धांत थे, उन तीनों सिद्धांतों पर उसने कार्य किया। जैसा मैंने पहले स्पष्ट किया, प्रथम 2 सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित थे और तीसरा सिद्धांत सामाजिक और धार्मिक सुधार का ये गृह नीति से संबंधित था। जहाँ तक संवैधानिक सुधारों का प्रश्न था, उसके काल में कोई बड़ा संवैधानिक परिवर्तन, संवैधानिक सुधार का कार्यक्रम या उससे संबंधित एक्ट पारित नहीं हुआ था। किंतु जैसा मैंने बताया, 1867 का जो एक्ट था, यद्यपि उस समय वह प्रधानमंत्री नहीं था, किंतु उसने सहयोग किया था। तो ये नवीन टोरीवाद था। यदि आप और विस्तार से इसके बारे में देखना चाहें तो गृह नीति और विदेश नीति पर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो में आप विस्तार से और सुन सकते हैं। किंतु उसकी गृह नीति और विदेश नीति को यह स्पष्ट रूप से आप जान लें कि वह नव टोरीवाद या नवीन टोरीवाद से ही संबंधित सिद्धांतों पर आधारित था।